मैप को ध्यान से देखो। ये मैप है मौर्यन एम्पायर के टाइम का, जो आज से लगभग 2800 साल पहले का है, जो आज के अखंड भारत से भी काफ़ी बड़ा है। और इस मैप को देखो जो सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। तो आखिर मौर्यन एम्पायर ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया जो इतने सैकड़ों टुकड़ों में बटे हुए क्षेत्रों को मिलाकर इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण कर दिया? यही मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगले 5 से 10 मिनट में मैं मौर्यन एम्पायर से जुड़े कई सारे चैप्टर्स को आपके सामने रखने वाली हूँ। आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टाइम लाइन पे मैंने सारे चैप्टर्स को जोड़ दिया है। आप स्किप करके देख सकते हो, लेकिन पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखो। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा मिशन है कि इसी तरीके के टफ एंड बोरिंग टॉपिक्स को सिंपल और इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करूं। चैप्टर 1, मौर्यन एम्पायर कैसे बना। नंदवंश अपने सेल्फ एंजॉयमेंट में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसे कंट्री की कोई चिंता नहीं थी। आचार्य चाणक्य, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के आचार्य थे, उनको देश की बहुत चिंता हो रही थी। आचार्य को ये चिंता थी कि सिकंदर जितनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, वो एक दिन भारत को भी तबाह कर देगा। इसीलिए वो नंदवंश को समझाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते और उनका अपमान करते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त में वो एबिलिटी को देखते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। और फाइनली नंदवंश के कमज़ोर होने पे चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मिलके मगध को जीत लेते हैं और 321 BCE में चंद्रगुप्त का राज तिलक होता है। सिकंदर के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे अटैक का इंस्टेंट रिजल्ट ये हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया थोड़े कमज़ोर हो गए और चंद्रगुप्त ने मगध की बड़ी सेना के साथ मिलके उन एरियाज पे अपना कंट्रोल कर लिया, जिससे मौर्यन एम्पायर बड़ा होने लगा। साथ ही साथ उन्होंने मैरिटल रिलेशनशिप से भी बहुत सारे एरियाज को हासिल किया। इसी के साथ साथ जब सिकंदर बीमारी के वजह से इस देश को छोड़ के चला गया, तो कई सारे एरियाज कमज़ोर हो गए जो सिकंदर ने इन्वेड किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे ईजिली अपने साम्राज्य यानी अपने एम्पायर में मिला के अपने मौर्यन एम्पायर को बहुत बड़ा कर दिया। चैप्टर 2, मौर्यन एम्पायर के सबसे फेमस, पॉपुलर और स्ट्रॉन्गेस्ट किंग की स्टोरी। मौर्यन एम्पायर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी स्टोरी मैंने बता ही दिया। दूसरे किंग हुए चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और नेक्स्ट किंग जो थे वो थे बिंदुसार, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन अपने फादर के एम्पायर को बचाने में सक्सेसफुल रहे। तीसरे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पॉपुलर मौर्यन किंग्स थे वो है सम्राट अशोक। अशोक को कलिंग वॉर और धम्म की रचना के लिए जाना जाता है, जो पहले तो काफ़ी क्रूएल था। उसने थ्रोन के लिए अपने 100 भाइयों को मार डाला और बाद में वो गद्दी पे बैठ गया और अपने राज तिलक के बाद से ही वो अलग अलग स्टेट पे जाके आक्रमण करके अपने मौर्यन एम्पायर को और बड़ा करने लगा। लेकिन जब उसने कलिंग पे वॉर को छेड़ा, तो उसके बाद वहाँ पे लाखों लोगों की जान गई और हर तरफ मातम ही छाया रहा। जब अशोक ने ये सब देखा तो उसका जो कलेजा था वो फट गया और एकदम वो दुखी होके उसने अपने हथियार को गिरा दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म में ही फेर बदल करके उसने धम्म की नीति की शुरुआत की और उसने अपने सारे मंत्री और सेना को धम्म के प्रचार के लिए देश के और विदेशों में भी कोने कोने में भेजा। यहाँ तक कि वो अपने बेटे और बेटी को भी श्रीलंका में प्रचार के लिए भेज देता है। अशोक को सबसे पॉपुलर उनके क्रूएलिटी को छोड़ के स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ने को कहा जाता है। चैप्टर 3, मौर्यन इकोनॉमी, कमर्शियल बिजनेस का एक्सपेंस। मौर्यन इसकी वजह से रेवेन्यू एंड रिसोर्सेज को ज़्यादा जनरेट करते थे। इसके लिए राज्य में पीस लाना जरूरी था, जो मौर्यन काफ़ी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि उनके पास ग्रेट आर्मी थी और उनके पास चाणक्य थे, जो कि अपनी कूटनीति की वजह से वहाँ पे पीस लाने में सफल रहे, जिसकी वजह से वहाँ पे कमर्शियल बिजनेसेस का एक्सपेंशन हुआ। नंबर 2, नए नए मार्केट एंड सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट। चैप्टर 4, कौटिल्य यानी चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत।
चाणक्य ने एक सफल और पीसफुल स्टेट को चलाने के लिए सप्तांग थ्योरी को हमारे सामने रखा है। नंबर 1, स्वामी यानी कि राजा। राजा को एनर्जेटिक होना चाहिए, तभी उसकी प्रजा भी एनर्जेटिक होगी। नंबर 2, अमात्य यानी मंत्री। चाणक्य ने मंत्रियों की 2 परिषद के बारे में बताया है। पहला परिषद जो राजा को सलाह दे सही डिसीजन लेने के लिए, और दूसरा परिषद जिसमें कि अलग अलग ऑफिसर्स के लिए बनाया गया है जो कार्यभार को संभाले। तीसरा, जनपद यानी क्षेत्र और उसके लोग। नंबर 4, दुर्ग, एक किला और उसकी राजधानी। नंबर 5, कोष यानी कि कोषागार। एक राज्य को चलाने के लिए वेल्थ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको चाणक्य भी बखूबी इम्पोर्टेंस देते हैं। छठा, दंड। एक राज्य को चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दंड और न्याय यानी कि पनिशमेंट और जस्टिस दोनों ही सामान्य मात्रा में इम्पोर्टेंट हो। नंबर 7, मित्र यानी सहयोगी, जो राज्य को चलाने के लिए एक राजा की हेल्प करे। ये था चाणक्य का सप्तांग थ्योरी। चैप्टर 5, प्रशासन यानी गवर्नेंस। मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, इसलिए इसे चलाने के लिए एक खास और एक बहुत ही अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत थी। मौर्यन एम्पायर में गवर्नेंस को चलाने के लिए कई कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1, किंग। नंबर 2, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नंबर 3, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। 4th, आर्मी। नंबर 5, स्पाई नेटवर्क। नंबर 6, लॉ एंड जस्टिस। नंबर 7, पब्लिक वेलफेयर। मौर्यन एम्पायर के दुरुस्त एडमिनिस्ट्रेशन का श्रेय बहुत हद तक चाणक्य को जाता है, जिन्होंने सप्तांग सिद्धांत को बताया और मौर्यन एम्पायर के दुरुस्त गवर्नेंस को चलाने में हेल्प कर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो और मौर्यन एम्पायर से जुड़ी जितनी भी आपकी बेसिक क्वेरीज हो सारी की सारी सॉल्व हो गई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव पूरा हो गया। अगर आपको इस टाइप के कंटेंट देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड इस वीडियो को भर भर के अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे और हर जगह फैला दो। इसी तरीके के नए नए कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपके फ़ोन पे सीधा नोटिफाई हो जाएगी। विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।